लीजिए दोस्तों, आप लोगों के बीच जो है सेकेंड पार्ट जो आप लोगों के 500 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का सीरीज चल रहा है उसका पार्ट लेकर आया हूँ। देखिए, उस पार्ट को तो आप लोग बहुत लाइक किए हैं, तो उम्मीद है इसको भी लाइक करिएगा और साथ ही जो है शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर कर लेने से क्या होता है कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे वीडियोस को बहुत सारे बच्चे देखते हैं और आप लोगों की इस तरह की बहुत सारे अगर वीडियो चाहिए, अरे देखिए किसी भी टॉपिक की अगर प्रॉब्लम हो, इससे भी बहुत सारा मैंने चैनल पे वीडियो डाल दिया हूँ और एग्ज़ाम में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको याद करना बड़े कठिन होते हैं उनके सारे वीडियो डाल दिए। तो आप लोग आई होप जो नहीं देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस सब मिलते रहते हैं आप लोगों को और बहुत कुछ करने वाला हूँ इस चैनल पे, समझ रहे हैं ना। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव लेके आऊँगा, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। फ़िलहाल आप लोगों के लिए छोटा छोटा जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ बस इसे एंजॉय कीजिए और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला है बर्फ़ पे और स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलना घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब बर्फ़ पे स्केटिंग करते, स्केटिंग करना मतलब देखे होंगे बहुत सारे जो बर्फ़ पे है ना, बहुत स्लाइड एकदम देखे होंगे कि गाड़ी होती है, मतलब उस गाड़ी पे खूब मज़े करते हैं लोग, टूरिस्ट लोग जो घूमने जाते हैं खूब मज़े करते हैं, तो वो स्केटिंग होता है ना। तो देखिए ऐसा करने से क्या होता है देखिए बर्फ़ में क्या होता है, देखिए दो बर्फ़ आप लोग खाते हैं ना, बचपन में देखे होंगे बर्फ़ बेचने वाला आता है, डमरू बजाता है, बर्फ़ ले लो बर्फ़ ले लो। तो बहुत आदमी क्या करता है उसमें, देखिए वो बर्फ़ होता है, उन दोनों बर्फ़ को क्या करिएगा, दोनों बर्फ़ को पकड़ के अगर दबा के रखिएगा ना, तो जो ऐसे अगर अलग अलग डंडा पकड़ के अगर रखिएगा तो वो क्या होगा कि आपका पिघलने लगेगा, है ना। लेकिन दोनों बर्फ़ को अगर दबा के रखिएगा ना, देखिएगा उसका गलने का जो स्पीड है थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह बड़ा बड़ा देखते होंगे बर्फ़ सब आता है, जिस बर्फ़ में बहुत मोटा मोटा बर्फ़ सब का टुकड़ा रखा जाता है, जो कि बड़ा बड़ा यूज़ कहीं पे है, जैसे मछली वछली भी रखा जाता है तो उसको भी ढक के रखा जाता है। क्या होता है वैसे भी बर्फ़ का गोला जो है जल्दी से मतलब पिघलता नहीं है, इसलिए नहीं पिघलता क्योंकि वो दबा के रखा जाता है। इसलिए तो क्या है कि उस पर जैसे ही दबाव पड़ता है, यानी कि दबा के रखिएगा, तो उसका प्रेशर जो है बढ़ाने से, यानी कि दबाव बढ़ाने से गलनांक जो है कम हो जाता है। इसके बाद है स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ये एक मिश्र धातु है, ठीक है, लेकिन वायु है एक मिश्रण। क्वेश्चन पूछ लेता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। जो ये वायु है ना, पूछ लेता है क्या है, ये यौगिक है, मिश्रण है, क्या है। ध्यान रखिएगा, वायु एक मिश्रण है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेकिन छोटी छोटी क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूज कर देता है। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर पे बेसिस करके सारा क्वेश्चन किया हुआ है, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आइए हम लोग बात करते हैं पर्यावरण का अध्ययन जो है इसके जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान के तहत इसको रखा गया है। फूलों के जो संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, है ना। फ्लोरी, ऐसे भी फ्लोरी में फ्लावर लिखा हुआ है तो फ्लावर मतलब फूल होता है, इसे भी याद रहेगा आप लोगों को। देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पे उत्पन्न त्वरण को बल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, असंतुलित बल का मतलब बल संतुलित नहीं है। अब किसी को आप धक्का मार रहे हैं, बेचारा खड़ा है, तो हो सकता है कि आराम से भी धक्का मारिएगा, हो सकता है कि पूरा जोर से भी धक्का मार दीजिएगा, कि ये आपकी जो है संतुलित मतलब बल नहीं है। कभी जोर से मार सकते हैं तो बल जो है असंतुलित रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो त्वरण उत्पन्न होगा ना, वो बल के अनुक्रमानुपाती होगी, है ना। बल जिधर है उनके अनुक्रमानुपाती होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से एक अस्थायी कण है। देखिए न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है, अस्थायी नहीं। अस्थायी मतलब होता है कि ये हमेशा रहने वाला नहीं होता है। देखिए एक होता है स्टेबल, एक होता है मतलब कि क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए रह फिर गायब हो जाएगा, मतलब दल बदलू नहीं होता है, कुछ दिन इस दल में कुछ दिन उस दल में, ऐसा वाला बात होता है। तो ये कहीं स्थिर नहीं रहते। तो ये पूछ रही है कि इसमें कौन अस्थायी नहीं अस्थायी कण है। अस्थायी का मतलब होता है जो स्थिर नहीं रहेगा। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अलग होता है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन याद रखिएगा। आगे है परमाणु नाभिक के अवयव। देखिए जो परमाणु नाभिक है
ध्यान रखिए, परमाणु जिसको एटम बोलते हैं हम लोग, इनके अंदर 3 चीज़ होते हैं, है ना। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा, वैसे देखिए इसमें एक और जो होता है उसको वैसे मेजर नहीं किया जाता, तो जनरली हम लोग को 2 ही ध्यान में रखना है। और एक होगा प्रोटॉन, दूसरा होगा न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन अलग होता है, एक न्यूट्रॉन अलग होता है। देखिए ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। एक है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरी कल्चर कहता है। आर्बोरी कल्चर याद रखिएगा, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के बीच। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति। अगर मान लीजिए निकट दृष्टि का मतलब होता है कि देखिए सुनने में लग रहा है ना कि निकट दृष्टि मतलब नज़दीक में अगर उसको नहीं दिखाई देगा, ऐसा बात नहीं होता है। निकट बोलता है तो इसमें जो है दूर का दिखाई नहीं, मतलब उल्टा बात हो, तो दूर वाला बात होगा तो नज़दीक नहीं दिखाई देगा, इस तरीके का। वैसे भी देखिए इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों को अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि का दोष है तो उत्तल। देखिए दूर बोलेगा तो उत्तल और नज़दीक बोलेगा तो अवतल। वैसे भी देखिए अब तल के करीब है तो इसलिए नज़दीक वाला बात होगा, और दूर वाला बात करेगा तो उत्तल। देखो एकदम में वहाँ पर तल दिखाई दे रहा है, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। बड़ा कन्फ्यूजन करता है, दूर वाला में नज़दीक वाला में लग जाएगा, नज़दीक वाला में दूर लग जाएगा, तो याद रखिएगा, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम पहले भी हम बता चुके हैं, है ना। ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले होने चाहिए। जिस तरीके का रिएक्शन इधर से दीजिएगा उधर से ही उतना ही होगा, बता चुके हैं इसे भी पहले। एक मुक्का अगर हुमच के आप लगाइएगा दूसरा उतना ही हुमच के लगेगा। दीवार वाला बताए थे ना, दीवार पे जितना जोर से आप मुक्का मारिएगा उतना ही जोर से आपको चोट लगेगा, जितना कम देर से मारिएगा उतना। तो यही है न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में बताया गया। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, इसी का है तृतीयक नियम को लेके है। देखिए माइकोलॉजी किसका अध्ययन, ये कवक। देखिए इसको थोड़ा सा इसका ट्रिक बता देते हैं। माइको ऐसा नहीं लग रहा है कि माइको ऐसे बोलना है ना, माइकोलॉजी। मैंने माइको कल ही बोल दिया था ना, कब देखो बोलता है कब बोला था रे, तो बोलता है कि माई को कल ही बोल दिए थे, कल ही बोल दिया था, माई को कल बोल दिया था, नहीं बोला कब बोला था। कवक कैसे याद रख लिए, कवक। जल में तैरना न्यूटन की गति का जो है तृतीय नियम का ही उदाहरण है। देखिए कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है, ये न्यूटन के ही लॉ है, और ये जड़त्व का नियम है ना। कोई चीज़ कहीं पे स्थित है, पता भी नहीं बताए थे कि फुटबॉल का कोई बल्ब रखा हुआ है, जब तक आप धक्का नहीं मारिएगा, किक नहीं मारिएगा लात से, तब तक वो हिलेगा नहीं जगह पर से। तो ये जो है उसमें जड़त्व को उत्पन्न कर देते हैं। तो ये जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आता है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। अब है न्यूक्लियन नाम, आपने सुना होगा। न्यूक्लियन नाम समानता किसके लिए हैं, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके न्यूक्लियन बनता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें पॉजिट्रॉन क्या है। पॉजिट्रॉन जो है ये धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, इस पर मतलब आवेश का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज रहेगा। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, देखिए कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय जो 12 मासी वृक्ष लगाना, मतलब 12 मासी मतलब 12 महीना वाला, मतलब कृषि के साथ साथ अगर करते हैं तो एग्रो मतलब वैसे भी देखिए एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है ना। तो एग्रीकल्चर के साथ अगर जंगल को अच्छे से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका एग्रोफॉरेस्ट्री। तो कृषि के साथ साथ जो काष्ठीय जो कास्ट वाला होता है ना, मतलब जो लकड़ी वाला, तो 12 मासी जो वृक्ष होता है उसी को हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग एक्सोबायोलॉजी क्या होता है। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है, इसमें बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह का जो जीवन है ना उनके बारे में स्टडी करते हैं। बाह्य ग्रह और आंतरिक, देखिए ग्रह 2 तरह के होते हैं, वैसे पढ़े होंगे 8 में 2 है, एक आंतरिक ग्रह एक बाह्य ग्रह। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कितने होते हैं, तो याद रखिएगा अंदर में 4 और बाहर 4। ये सूर्य के पास जैसे बुध शुक्र इस तरीके से याद रखते हैं जो, और फिर बाहर वाला जो है बृहस्पति सब, तो इस तरीके याद रख लीजिए, बाकी उसमें तो मुझे ज़रूरत नहीं है। देखिए मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क पूछ लेता है, थोरियम किसका अयस्क है, मोनोजाइट का। देखो बॉक्साइट की बात करता है, ये जो है एल्यूमिनियम का है अयस्क। कार्नेलाइट ये
ये मैग्नीशियम का है। गन मेटल जो है ये तांबा, टीन और जिंक का एस का, याद रखिएगा। जो गन है ना, गन किसका किसका बनेगा, बंदूक समझते हैं ना, ये तांबा का भी बन सकता है, टीन का भी बन सकता है, जिंक का भी बन सकता है, इसे याद रख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध का वजह पता है। ये जो लहसुन जो है कितना गंध करता है पता है, इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर की यौगिक है ना, सल्फर यौगिक की वजह से ही गंध करता है। जल में आसानी से घुलन से नहीं, पता जल में कोई गैस इतना जल्दी नहीं घुलेगा जितना जल्दी नाइट्रोजन घुल जाता है, तो बड़ी आसानी से घुल जाता है, इसको घुलाने के लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम लोग बात करते हैं भारी जल एक प्रकार का क्या है। देखो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। मंदक जैसे आप लोग सुना होगा, जो कहीं पे कोई भी अगर रिएक्शन होता है, नाभिकीय रिएक्शन अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पे जो है उसको कम ज़्यादा करने के लिए मंदक की आवश्यकता पड़ती है। तो वही है कि भारी जल एक तरह का मंदक का काम करता है। इसमें कौन सा कोलाइड नहीं है। कोलाइड मतलब देखिए, कोलाइड का मतलब होता है कि रक्त, कोलाइड में मतलब रक्त जो है, कोलाइड नहीं है। देखिए पनीर उदाहरण है जेल का, पूछ लेता है पनीर किसका उदाहरण है, जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पे लगा जो मसाला होता है, मिश्रण होता है, पता क्या, लाल फास्फोरस और गंधक। देखिए फास्फोरस के भी बहुत टाइप होते हैं, वाइट फास्फोरस मतलब उजला वाला भी होता है, लाल वाला, लेकिन इसमें जो है लाल फास्फोरस के साथ गंधक को मिला के जो हम लोग माचिस ने जलाते हैं, देखते हो ना, खोल पे मारते हैं तीली तब ना जलता है, तो वहाँ जो लगा रहता है लाल वाला वो फास्फोरस भी होता है। देखिए फास्फोरस की अगर बात करें, हम लोग नहीं बोलते, बचपन में भी पढ़े होंगे कहानी कि वहाँ भूत है, राक्षस जलता है, ये है वो है। पता है आपको वो क्या होता है, वो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ में फास्फोरस पाया जाता है। अब फास्फोरस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो जो फास्फोरस होता है वाइट वाला होता है, वो क्या होता है कि उसमें एक ऐसी मतलब होता है कि मतलब हवा जो चल रहा था, हवा से रिएक्शन कर लेता है। जब हवा से रिएक्शन करेगा तो वो जलने लगता है, तो एक लाइट, अब जलेगा तो लाइट दिखता है, तो लोग कहता है राक्षस है, राक्षस। ये बचपन मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कोई ऐसा कोई राक्षस पाकस नहीं होता, ये एक साइंटिफिक रूल है ना। फास्फोरस है जो कि हवा से रिएक्शन करके जलने लगता है, तो रात में दिखाई देता है, दिन में भी जलता है, दिन में दिखाई नहीं देता है, रोशनी होने की वजह से हम लोग को दिन में इसलिए नहीं दिखता है। कोई भूत भूत कुछ नहीं होता दोस्त, वो फास्फोरस है, जलता है, इसलिए रात में दिखाई देता है। गुड है, उम्मीद है समझ गए होंगे। वैसे ही सब जानकारी होना चाहिए आप लोग को, आप लोग साइंस थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, ये पता होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि प्रकृति में अणुचुंबकीय कौन है। देखिए अणुचुंबकीय पूछा, जो कि ऑक्सीजन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है ऑक्सीजन पे कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व अगर पूछे ना सबसे ज़्यादा, तो वो सीसा है। क्या जल से हल्का भी होता है, कुछ ऐसा बता सकते हैं इसमें से कौन सा है जो कि जल से भी हल्का? सोडियम। देखिए अब सोडियम के बारे में ऐसा बताया कि वो मतलब तैरते रहता है, पानी पर रख दीजिए तैरता है। कभी कभी कुछ ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए तो वो कौन सा धातु है जिसको कि हम चाकू से भी काट लेते हैं। ये सोडियम के बारे में सुने होंगे आपने, इसको चाकू से भी काट सकते हैं, इतना मतलब ये सॉफ्ट होती है और ये तैरते रहते हैं पानी पर, याद रखिएगा। वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो कि ट्यूबलाइट सब जब हम जलाते हैं उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर को डाला जाता है। वैज्ञानिक जो एक था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, वो जो है चेचक रोग से संबंधित है। मानव में जो गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से? कैडमियम। कैडमियम समझते, सीडी से नाम देते, कैडमियम गुर्दा आदमी का खराब हो जाता है, तो इसका पीछे कैडमियम की वजह से। बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग जानते हैं? बीसीजी यानी टीबी का नाम सुने ना, टीबी रोग बहुत खतरनाक होता था, अब तो इसकी इलाज बहुत आसान है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन का स्रोत है क्या है पता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, पौधे जब भोजन बनाते हैं तो पता है उस समय उसका स्रोत क्या है? ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है पौधा को? क्योंकि जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का वो जल नहीं सकता पौधा। तो वो जब खाना बनाएगा तो उसको भी तो चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि जो खाना बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। रात में पौधे को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ कुछ पौधे हैं कि 24 घंटा ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो रात में यही है कि ऑक्सीजन जो मिला उसी को, अब बहुत सारे पौधे तो ऐसे भी ऑक्सीजन को मतलब स्टॉक करके रखते हैं, रात में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में खाना नहीं बना पाते क्योंकि उसको सूरज की लाइट चाहिए ना।
तो याद रखिएगा। वैसे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? श्वसन तो पत्ती करता है, पता ना। कच्चे फलों की कृत्रिम, देखो कच्चा फल जैसे आम में लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे पक के गिरता है तो ठीक है, लोग क्या करते हैं बेचने के लिए पहले तोड़ के रख लेते हैं ना, और उसके बाद क्या करते हैं उसको पकाना। कृत्रिम रूप से पकाने का मतलब है कि आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब आप उसको तोड़ लिया, अब उसको कि जल्दी पका के हमको बेचना भी है, तो उसे कृत्रिम बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एसिटिलीन गैस होता है उसको उस पर रिलीज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो पक जाता है। वृक्ष की आयु जो है निर्धारित हम लोग कैसे करते हैं? वार्षिक वलय की संख्या के बाद। देखिए मोटा मोटा जो शीशम का लकड़ी वगैरह होता है, देखिएगा जब बीच में कटा होगा ना मोटा वाला, तो देखिएगा नीचे में एकदम 3-4 लेयर जैसा है उसमें दिखेगा, साल लोग नहीं होता ये साल है, ये लेयर है। तो इसमें जो रिंग जैसा बना रहता है, वो जितना रिंग होगा ना गिन के, तो ऐसे हम लोग पता करते हैं, जितना रिंग होगा पता कर लेते हैं ये कितने साल के वृक्ष हैं। उम्मीद समझ गए होंगे। देखिए नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है पता है? वो रेटिना दिया जाता है। कौन सा टीना? अरे टीना ने क्या किया, रेटिना दे दिया, हाँ याद रखिएगा, नेत्रदान कर दिया ना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। देखिए मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है पता है? जो जांघ की हड्डी होती है जिसको उरु भी कहते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। ये पूछ रहा है कि मानव शरीर के अंग की सबसे लंबी हड्डी, तो याद रखिएगा जांघ का। उन हड्डी का अगर नाम पूछेगा तो उरु, ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए पता है कौन सा हार्मोन की सुई लगाते हैं? ऑक्सीटॉसिन, नाम सुना होगा आपने। अरे लोग क्या करते हैं, भैंस गाय का दूध निकालने के लिए ऑक्सीटॉसिन की सुई ठोक देता है। अब देखिए इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं। लोग जो है आजकल क्या करते हैं, मतलब बच्चियां सब जो कम उम्र की लड़कियां सब भी होती हैं, उन लोगों को भी किडनैप करके उन लोगों को मतलब एक युवा अवस्था में लाने के लिए, जवान बनाने के लिए उसको भी ऑक्सीटॉसिन का सुइया लगा देता है। वो सुई लगा देने के बाद एकदम पूरा जवान दिखने लगता है। 12-13 साल का बच्चा एकदम 22-23 साल की लगने लगती है, इतनी क्षमता होती है, जिससे कि नुकसान हो जाता है ना। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लोग तो ऑक्सीटॉसिन का सुई का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं, हमने देखे बहुत सारे पौधा में लगा देते हैं, कद्दू में लगा देते हैं। कद्दू में लगा दीजिएगा तो अगर जो कद्दू 1 हाथ का ना वो 15 हाथ का हो जाएगा। अरे इतना लंबा लंबा कद्दू होता है, तो ये बड़ा ख़राब चीज़ है। देखिए तो नुकसान है इससे, है ना। तो ये है ऑक्सीटॉसिन का कमाल। ये एक हार्मोन है जो कि गाय भैंस को दूध उतारने के लिए लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं परखनली जो होता है, जिसमें शिशु जो है संबंधित है, वो जो है शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही करते हैं। मानव शरीर में जो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं जानते हैं? मानव शरीर में जो पसली होती है उसकी 12 हड्डियाँ होती हैं। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव होती है? लैक्टिक एसिड, वैसे भी बता चुके हैं पहले। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कौन सा मज्जा में? अस्थि मज्जा में। खूब मजा आता है ना। किसका पूछ रहा है? ये स्तनधारी, जो स्तन से दूध पिलाने वाली होती है ना, वैसे जिनके लाल रुधिर कणिका है ना, रेड ब्लस जो ब्लड सेल होता है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसमें है कि वॉशिंग मशीन आपने देखा, कपड़ा धोने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रन, है ना, अपकेंद्रन पर काम करता है। एक न्यून तापमान जिसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं, इसका अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में किया जाता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का पतन। देखिए जब भी कोई भी द्रव संकुचित होकर छोटा रूप धारण करेगा ना, उसके पीछे सरफेस टेंशन का काम होता है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है पृष्ठ तनाव। इसके बाद है कि कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए संवेग। वैसे देखिए ज़्यादातर ये ट्रिक है, लेकिन पूरा तो 100% नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा 99%, जिसमें कंप्लीट वो आएगा ना, वो देखिए वेग में वो है ना, आधा वो नहीं होना चाहिए, पूरा वो होना चाहिए, तो वो ज़्यादातर सदिश राशि होते हैं। लेकिन इसमें विद्युत धारा पूछ लेता है तो विद्युत में भी वो कंप्लीट आता है, लेकिन वो अदिश राशि है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। बाकी जितना भी है ना सब में वो होगा तो वो सदिश ही होगा, याद रखिएगा। एक ट्रिक है, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, -3 से 10 के बराबर। केल्विन मात्रा में
मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है हीलियम के परमाणु के बराबर होते हैं। निम्न तापीय इंजन का अनुप्रयोग जो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सदिश राशि है, वैसे बेग है बता दी है पहले भी। एक परिशुद्ध घड़ी अगर 3 बजे समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री अगर घूमने के बाद समय क्या होगा? 7:30 होगा। वैसे इसके बनाने वाले एक फार्मूले ट्रिक होते हैं, वैसे बता देंगे, पूछा था कभी इसलिए ले लिया क्वेश्चन। देखिए, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आपने। देखिए, ये न्यूटन से पहले ही बता चुका था। पृथ्वी जो है की ओर जो गुरुत्वाकर्षित एक फोर्स बल काम करता है। जेट इंजन सिद्धांत है, ये रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक का जरूरत पर विजय पाने के लिए अधिक बल। देखिए, जिस समय साइकिल पे आप पैडल लगाने फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो जोड़ इसलिए लगता है क्योंकि वो विराम अवस्था में रहता है। उसको अगर गति में लाना है तो उसमें ज़्यादा बल लगाना ही पड़ेगा। जब एक बार गति में आ गया तो फिर उतना नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि वो गति में आ गया, आप गति तो कर ही रहे हैं, तो दोनों गति के टाइम में आ जाता है। इसीलिए शुरू में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो है लेमार्क और ट्रेविनेरस के किया था। वनस्पति का थियोफ्रास्टस है फादर, पता है आप लोगों को। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हिप्पोक्रेप्टस है ना। वैसे भी डॉक्टर बनेगा तो लोग हैप्पी हो जाता है, इसे भी याद रखिए। क्रैकर्स मतलब पटाखा ही पढ़ाते हैं, इसे याद रखिएगा, हिप्पोक्रेप्टस। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पुष्प मतलब होता है पुष्पराज, है ना, याद रखिएगा। एंथोलॉजी है ना, एंथोलॉजी, झुकेगा नहीं साला, इसे याद रख लीजिए। एंथोलॉजी, एंथो गया, एंथो जंथो जो भी होगा, कुछ नहीं, झुकने वाला नहीं, याद रख लिया पुष्पों को। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देखिए, वन अनुसंधान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति संरक्षण का हेडक्वार्टर कोलकाता है। वर्गीकी का पितामह जो कार्ल लिनियस को बोला जाता है। वर्गीकी का फादर, यानी कि टेक्सोनॉमी ऑफ फादर, टेक्सोनॉमी के फादर के नाम से इसको वर्गीकी के पिता के नाम से कार्ल लिनियस को जाना जाता है। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है स्पीसीज है। जीवाणु की खोज सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने मृत सेल को, कोशिका को देखा था। एक साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने जीवित को भी देखा था। वैसे तो बहुत सारे नाम है, फेमस यही है। वास्तविक जो केंद्रक जिसमें कि अनुपस्थित होता है जीवाणु जो होता है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, रियल में इसमें जो केंद्रक है प्रेजेंट नहीं रहता है। भोज की विषाक्त उत्पन्न होने का वजह क्या होता है पता है? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम के द्वारा। नाइट्रोजन की स्थितिकरण में फली जो बीन्स होता है ना, उसके लिए होता है। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होता है? कुष्ठ रोग। इस पर ट्रिक बना चुके हैं, वीडियो का सेक्शन में जाइएगा। ऐसा झकास का ट्रिक है ना, दिमाग में एक बार देखने के बाद जीवाणु और वायरस का आपको ज़िंदगी में कभी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्रिक इतनी झकास का है, ज़रूर देखिएगा जाके। दूध के दही के रूप में जमने का वजह लैक्टोबैसिलस है। वृक्ष की छाल उगने वाले कवक को हम लोग कहते हैं कार्टिकोल्स कहते हैं। और खुजली के रोग जो स्कैर्बी होता है उसका वजह है कवक। लाइकेन किन दो पौधों को मिला करें? कवक और शैवाल का पहला प्यार है, इसे याद रख लीजिए। लाइकेन है, लाइकेन पहले कहता है, पहले अरे तुम लाइक तो कर दो, कहते हैं लाइकेन, तब ना हम लोग का प्यार चलेगा। कवक और शैवाल। लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन है? ये इंडिकेटर, ऐसे भी पूछ लेता है, याद रखिएगा। लाइकेन। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसने पाया, मतलब कहाँ पाया जाता है? ये ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? याद रखिएगा, साइकस। साइकस जो है ये जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना जो है ये साइकस से प्राप्त होता है। एक जड़ नहीं है, पता है? आलू जड़ नहीं है। इस पर भी एक ट्रिक बना देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। स्तंभ मूल जो है अपास्तनिक जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुश। गाजर एक प्रकार का जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग या प्रकंद होता है। प्याज परावर्तित रूप है तने का। घरों में जो विद्युत की पूर्ति होती है 220 वोल्ट पर होती है।
220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। हम लोगों के घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट का होता है। परमाणु के नाभिक होते हैं 50 प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, है ना, इसे भी याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। एम्पियर की मात्रा का विद्युत धारा का पूछ लेता है, विद्युत धारा बताइए क्या है। ये सदिश राशि का अदिश राशि, तो याद रखिएगा ये अदिश है कि सदिश, बताइए अदिश है, क्योंकि इसमें वो है कन्फ्यूजन। लेकिन वैसे ट्रिक बता चुके हैं, एक दो एक्सेप्शन है, बाकी आपका काम चल जाएगा उससे। आगे बढ़ते हैं। शरीर रचना किस वर्गीकरण के लॉबस्टर संवर्धन होता है? ये क्रेस्टेशियंस के द्वारा। पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है, चना एवं अन्तलन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। देखते घर में जो है हम लोग फ्यूज लगा के रखते हैं, फ्यूज उड़ जाएगा तो बिजली कट हो जाएगा, इसकी ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत सारी बिजली होंगे, कहीं घटना घट के तो लाइन कटेगा ही नहीं। फ्यूज में क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आएगा उड़ जाएगा वो, तो इससे बचत हो जाएगा। पराश्रव तरंग मनुष्य के द्वारा नहीं सुन सकता। पराश्रव होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, जानते हो ना, तो इससे कम वाला रेंज होता है, इसको नहीं सुन सकता है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा का। पराश्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 से अधिक होती है। एक होता है पराश्रव तरंग जो मनुष्य सुनेंगे नहीं, उसके लिए तो बड़े बड़े चीज़ की ज़रूरत होती है। वैसे एक पराश्रव होता है, एक पराश्रव होता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पे सर्वाधिक होगा। तो देखिए, आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ये क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ दे ज़रूर देगा, क्योंकि आपके जो पहले पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा मैं लेवल को हाई करके आप लोगों के लिए लाया, बस उसी से एग्जैक्ट मैं मिलता जुलता क्वेश्चन को लिया हूँ। और उम्मीद है इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके, तो उम्मीद है कि इस वीडियो को 2-4 बार देखते रहिए। खाना भी बना रहे तो चला दीजिए, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 2 बार 3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। और जब आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।